अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर सार चावला आपकी खिदमत में हाजिर। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने सोचा आज मुझे काफ़ी हफ्तों बाद थोड़ा सा टाइम मिला है, तो संडे की बेस्ट यूटिलाइजेशन यही हो सकती है कि हम अपनी इस्तेताद के मुताबिक मैसेज को एजुकेट करें। यानी थोड़ा बहुत जो हमें नॉलेज है, थोड़ी बहुत जो हमने काविश की है, हम कोशिश करें कि वो किसी के फ़ायदे के लिए काम आ जाए। अगर कोई ला इल्मी में किसी गलत नुस्खे का इस्तेमाल कर रहा है, गलत न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशंस पर चल रहा है, तो शायद ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद जो है प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद वो सही चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दें और उनकी जो सेहत है उसको फ़ायदा हो और उनकी जो डिज़ीज़ है उसकी वर्सनिंग ना हो। तो संडे से इसकी खूबसूरत यूटिलाइजेशन तो मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने सोचा कि मैं अपने बुज़ुर्गों से, बहन भाइयों से और बच्चों से थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लूँ। आज मैंने सोच समझ के जिस डिज़ीज़ को सेलेक्ट किया, जी हाँ, मैं मीनोपॉज़ पे भी बात करूँगी, इसके बाद मैं मीनोपॉज़ पर ही बात करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हुए हैं, लेकिन मुझे लगा कि उससे पहले जिस डिज़ीज़ को एड्रेस करना चाहिए दैट इज़ एक्जिमा। एक्जिमा बेसिकली आपके पास होता क्या है? आप सबने सुना होगा एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ेज़ होते हैं आपके पास जिसको आप कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ आपके पास वो होते हैं जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो अपने ही अगेंस्ट हो जाती है। अब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब बॉडी की इम्यूनिटी अपने अगेंस्ट हो सकती है, वो किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। जैसे जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उसमें वो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसमें बॉडी की इम्यूनिटी जॉइंट्स को अफेक्ट कर देती है। एक्जिमा भी उसी तरह आपके पास, मैं केमिस्ट्री इससे एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि मैं न्यूट्रिशन की डिटेल में जाना चाहती हूँ। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी जब अपने ही अगेंस्ट हो जाती है तो वो आपकी स्किन को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई होती है, इची होती है, स्केली होती है। बेसिकली तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, लेकिन इसके ट्रिगर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल कोई फूड एलर्जेंस भी हो सकते हैं और भी आपके पास इरिटेशनल फैक्टर्स हो सकते हैं। विमेन में, खवातीन में खास करके हार्मोनल चेंजेस हो सकती हैं। कुछ औरतों में ये स्किन इरिटेशन जो उनमें इसकी टेंडेंसी होती है वो उनके पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है वो ज़्यादा हो जाती है आपके पास। और ये हेरिडिटरी भी हो सकता है। तो बेसिकली आपके पास एक्जिमा में जितनी भी मोस्टली जो लोग मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, जब मैं किसी डिजीज़ की न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशंस पे बात करती हूँ, मैं पहले उसके डूज़ एक्सप्लेन करती हूँ, फिर डोंट्स एक्सप्लेन करती हूँ। बट एक्जिमा इज़ वन ऑफ दोज डिसऑर्डर्स जिनके डोंट्स को उसके डूज़ से एक्सप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आप कौन कौन सी चीज़ें नहीं खाएंगे तो वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है, बशर्ते कि इसके कि आपको पता हो कि आप कौन कौन सी चीज़ें खाएंगे। हालांकि वो भी पता होना चाहिए और उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। ये सारे पॉइंट्स मैंने जो है लिख के रखे हैं, जहाँ कुछ मिस करूँगी देखती जाऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे नॉलेज में जो भी चीज़ है, जितना भी थोड़ा बहुत है जो कि मुझे कंफर्म पता है कि ऑथेंटिक है, उसमें से मैं कुछ भी मिस करूँ। तो सबसे पहले जो है हम डोंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब एक बात आपने याद रखनी है, जो लोग एक्जिमा के पेशेंट्स हैं, इसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्टेजेस में होता है। स्टेज 1 होती है, स्टेज 2 होती है, स्टेज 3 होती है, ठीक है। स्टेज 1 में बेसिकली हमने क्या करना होता है, आपके पास ट्रीटमेंट के 3 गोल्स हैं। आपने लिवर को डिटॉक्स करना होता है, आपने इम्यून सिस्टम को बैलेंस करना होता है, और जो नंबर 3 गोल होता है आपके पास, वो आपके पास ये होता है कि ये इसमें बेसिकली आपके पास लीकी गट डेवलप हो जाता है। आपने अपने गट की हीलिंग करनी होती है। लीकी गट का ये मतलब है, जो हमारी आंतें होती है, जो हमारे इंटेस्टाइन होते हैं, उसकी कॉन्टिन्यूस लाइनिंग होती है, उसका बॉर्डर जिन सेल्स ने बनाया होता है वो एक सीलिया, एक मेडिकल टर्म है, उसकी फॉर्म में होते हैं। तो लीकी गट में एक्जिमा में आपके पास क्या होता है कि उसमें छोटे छोटे होल्स, माइक्रो होल्स बनना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से वो खाना जो आंतों में रहना चाहिए था या एक्सक्रीट होना चाहिए था, या उसको आंतों में, इन आंतों के इंजाइम्स के हाजमे के प्रोसेस के बाद ब्लड में प्रोसेस होना चाहिए था, वो वैसे ही ब्लड स्ट्रीम में निकलना शुरू हो जाता है। और जब वो वैसे ही ब्लड स्ट्रीम में निकलना शुरू हो जाता है तो आंतों में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल टॉक्सिन्स भी थे जिन्होंने एक्सक्रीट होना था, वो भी ब्लड स्ट्रीम में निकलना शुरू हो जाते हैं, जिनको आप पॉइजन्स कह लें आम लैंग्वेज में। इसकी वजह से क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है और उनको मार्क कर देता है कि ये चीज़ें जो हैं वो डेंजरस हैं, और इस तरह बॉडी में एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो जनरेट हो जाता है। तो इससे जो हमारे पास ट्रीटमेंट गोल है उसमें हमारे पास जो गट हीलिंग है वो सिरे फहरिस्त आती है। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन इसी आती है क्योंकि एक्जिमा आपके पास जिन स्टेजेस में प्रोग्रेस करता है उसमें सबसे पहले जो ऑर्गन आपका, जो आपका लिवर होता है, उसका मकसद होता है कि वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करे। तो सबसे पहले जो ऑर्गन ओवरवेल्म होता है, सबसे पहले जो ऑर्गन आपके पास बर्डन होता है, वो आपके पास आपका लिवर होता है। इसलिए लिवर को डिटॉक्स करना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो हमने इम्यून सिस्टम को भी बैलेंस करना है। याद रखिए कि मैंने लफ्ज़ का इम्यून सिस्टम को बैलेंस करना है, मैंने ये नहीं कहा कि इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिवेट करना है, इट इज़ ऑलरेडी हाइपर एक्टिवेटेड। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे खाने जो कि मेरी वीडियोज़ में आप सुनते होंगे मैं हेल्दी लोगों को रिकमेंड करती हूँ, मैं एक्जिमा के पेशेंट्स को रिकमेंड नहीं करूँगी। वो हो सकता है कि उनके लिए हेल्दी ना हो। तो यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब्जियों के बारे में बात शुरू करते हैं। वो सब्जियां जो एक्जिमा के पेशेंट्स ने बिल्कुल नहीं खानी है। देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ वेजिटेबल्स जिनको न्यूट्रिशनिस्ट की लैंग्वेज में, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट की लैंग्वेज में
आप कहते हैं नाइट शेड्स। नाइट शेड्स आपके पास वो सारे वेजिटेबल्स हैं जो कि वो लोग जिनकी बॉडी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं या जिनको इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं, आप उनको नहीं देते क्योंकि वो बॉडी में आपके पास इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं। नाइट शेड्स में आपके पास टमाटर आ जाते हैं, टमाटर आपने नहीं खाने हैं। मोर ओवर टमाटर में आपके पास एक सब्सटेंस होता है लेक्टिन, जो कि लीकी गट यानी आपके इंटेस्टाइन में होल्स को मजीद पंच कर देता है, जिसके बारे में हमने अभी बात की है। नंबर 2 पे आपके पास बैंगन आ जाते हैं। एक्जिमा के जो पेशेंट्स हैं उन्होंने आपके पास बैंगन नहीं खाने हैं। नंबर 3 आपके पास आ जाती है ड्राइड खुबानियाँ। ड्राइड खुबानियाँ भी जो आपके पास एक्जिमा के पेशेंट्स हैं वो उन्होंने नहीं खानी है। इसके अलावा आपके पास जो नाइट शेड्स हैं, नाइट शेड में आपके पास आ जाते हैं आलू। आलू भी एक्जिमा के पेशेंट्स ने नहीं खाने हैं। हालांकि आलू टेक्निकली अच्छे हैं आपके पास क्योंकि एक्जिमा के पेशेंट्स में हम वो सब्जियां देते हैं जिसका सैलिसाइलेट कंटेंट लो होता है। सैलिसाइलेट भी आपके पास स्किन इचिंग और इरिटेशन ज़्यादा करता है, लेकिन आलू का सैलिसाइलेट कंटेंट तो लो होता है, लेकिन वो नाइट शेड है, इन्फ्लेमेशन करता है, इसी आप जो आलू है वो आप नहीं देते एक्जिमा के पेशेंट्स को। मोर ओवर इसके कोई न्यूट्रिशियस जो कॉन्टेंट है वो भी इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। मोर ओवर आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई होता है, यानी वो ब्लड में शुगर एकदम से बढ़ाता है। तो ये याद रखिएगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फीचर्स ऑफ एक्जिमा, यानी जिस खाने में जितनी टेंडेंसी है ब्लड में शुगर एकदम से तेजी से बढ़ाने की, वो खाना उतनी ही तेजी से आपके पास एक्जिमा के फीचर्स भी करता है। तो आलू इज़ अ बिग नो नो। टमाटर हो गया आपके पास, बैंगन हो गए आपके पास, ड्राइड खुबानियाँ हो गई आपके पास, आलू हो गए। और इसके अलावा आपने नाइट शेड्स में एक और जो आपके पास चीज़ आती है, मेरे मुंह से बाहर आपने तारीफ सुनी होगी शिमला मिर्चों की। शिमला मिर्चें आपने नहीं खानी है। एक तो उसका सैलिसाइलेट कंटेंट भी हाई है, बिग नो हो गया, ठीक है, इचिंग करेगा ये। दूसरा ये आपके पास नाइट शेड भी होते हैं। तीसरा न्यूट्रिशनिस्ट की लैंग्वेज में एक और सब्जियों का नाम है जिनको आप कहते हैं द डर्टी डजन्स। डर्टी डजन्स हो यानी वो सब्जियां जिनका आपके पास पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा स्प्रे किया जाता है, तो शिमला मिर्च उनमें आ जाती हैं, जो कि ये टॉक्सिक होते हैं और ये बॉडी में ऑलरेडी हैवक क्रिएट कर सकते हैं, एक्जिमा के फीचर्स बढ़ा सकते हैं, तो ये आपने नहीं खाने हैं। कॉर्न जो है आपने, सिट्टा जो है वो नहीं खाने। एक तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, फिर वो उस पर भी आपके पास जो पेस्टिसाइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्रे किए गए होते हैं। एंड देन अगेन कॉर्न का जो आपके पास सैलिसाइलेट कंटेंट है वो भी आपके पास हाई होता है। प्याज नहीं खाने हैं। लहसुन के अदरवाइज इतने फ़ायदे हैं, मैंने इम्यूनिटी को लेकर लहसुन पर इतने टीवी शोज़ भी किए हैं, अपनी अदरवाइज ऑफिशियल पेज पर भी वीडियोज़ लगाई हैं। लहसुन बहुत अच्छा है लंग्स के लिए, मसल के लिए, हार्ट के लिए, इम्यूनिटी के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन एक्जिमा के पेशेंट्स जो है उन्होंने लहसुन जो है वो नहीं खाने हैं। शलजम जो है, कुछ लोग कच्ची शलजम भी खाते हैं। पकी शलजम मैं आगे रेसिपीज भी बताऊंगी, बहुत अच्छी एक्जिमा के लिए, लेकिन कच्ची शलजम जो है वो एक्जिमा के पेशेंट्स ने आपके पास नहीं खानी है। मूली, आगे सर्दियां आ रही हैं, मूली एक्जिमा के पेशेंट्स ने आपके पास बिल्कुल भी नहीं खानी है। फलों के लिए मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी टिप दे रही हूँ। जितने भी खट्टे फल हैं, ठीक है, सिट्रस फ्रूट सिवाय नींबू के, जितने भी खट्टे फल हैं वो एक्जिमा के पेशेंट्स ने नहीं खाने, और जितने भी मीठे फल हैं वो एक्जिमा के पेशेंट्स ने आपके पास खाने हैं, ठीक है। कोई पॉइंट मिस नहीं करूँगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे जैसे मुझे लगा मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो मैं देख के बोलती जाऊँगी। नट्स और सीड्स में आपके पास काजू कंपैरेटिवली बेटर है, आपके पास बादाम कंपैरेटिवली बेटर है, आपके पास अखरोट कंपैरेटिवली बेटर है, बहुत कम अमाउंट में और बहुत ज़्यादा मॉडरेशन में। और सीड्स में आपके पास सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, ये आप मॉडरेशन में ले सकते हैं। प्रोबायोटिक्स की मैं बहुत तारीफ करती हूँ, और फर्मेंटेड फूड्स में हमारे पास प्रोबायोटिक्स होता है, जैसे फर्मेंटेड गोभी जिसको सार्क्रट कहते हैं। कोई भी फर्मेंटेड खाना एक्जिमा के पेशेंट्स ने नहीं खाना, क्योंकि जो फर्मेंटेड खाना होता है आपके पास वो एक्जिमा के फीचर्स को ज़्यादा कर देता है, ठीक है। तो आपने हाँ, यहाँ से मेरे पास आ गई डार्क चॉकलेट की। मैंने हमेशा बहुत तारीफ़ की है। डार्क चॉकलेट फर्मेंटेड होती है, वो भी एक्जिमा के पेशेंट्स ने नहीं खानी है आपके पास, ठीक है। अच्छा, रॉ ककाओ पाउडर आपके पास, जैसे जैसे मुझे चीज़ें याद आएंगी मैं बोलती जाऊँगी। रॉ ककाओ पाउडर इज़ अमेजिंग फॉर एक्जिमा के पेशेंट्स। वो ककाओ पाउडर जो आप रेस्टोरेंट से लेते हैं, नहीं उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसमें शुगर होते हैं, वो नहीं, 100% रॉ ककाओ पाउडर वो एक्जिमा के पेशेंट्स ले सकते हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपने जनरली याद रखना है कि एक्जिमा के पेशेंट्स में हम कोशिश करेंगे कि बॉडी में ना हम एक अल्कलाइन इन्वायरमेंट बनाएं, क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट में आपके पास जितनी भी कैंसरस डिजीजेज होते हैं और जितने भी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज होते हैं उनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है। और जो शुगर है वो थ्राइव भी करता है एसिडिक इन्वायरमेंट में, और एसिडिक इन्वायरमेंट को ज़्यादा भी करता है, तो शुगरी फूड तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए हैं। और यहीं से मेरे माइंड में लीची आ गई है। एक कप ऑफ लीची में आपके पास 29 ग्राम ऑफ शुगर होता है, ठीक है। तो लीची जो है वो बिल्कुल भी नहीं खानी है। दैट इज़ अ बिग नो नो फॉर एक्जिमा के आपके पास जो पेशेंट्स हैं। हर्ब्स और स्पाइसेस की मैं बात करूं, हल्दी की तारीफों के मैंने आज तक पुल बांध दिए हैं, लेकिन हल्दी एक्जिमा के पेशेंट्स ने नहीं खानी। क्यों? एक्जिमा आपके पास ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीजेस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक होते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। नहीं, गलत बोल रही हूँ। एक होते हैं आपके पास TH1 डोमिनेंट, एक होते हैं TH2 डोमिनेंट। सॉरी, सो व्हेन देयर इज अ लॉट गोइंग on sometimes you I'm sorry. So जो आपके पास एक्जिमा होता है that is TH2 dominant। अच्छा,
आपने कोई भी ऐसा खाना नहीं खाना, आपके TH2 डोमिनेंट सेल्स जो हैं ये हाइपर एक्टिव हुए हैं, ऑलरेडी क्रेजी हुए हैं, दे आर ऑल ओवर द प्लेस, राइट। तो आपने ऐसा कोई खाना नहीं खाना जो TH2 डोमिनेंट को मजीद क्रेजी कर दे, हेल्दी कर देती है। अब एक नॉर्मल बंदे में तो वो आपके पास इम्यूनिटी तेज करती है, तो वी वांट आवर टी सेल्स टू बी एक्टिव, बट एक्जिमा के पेशेंट्स में वी डोंट वांट आवर टी सेल्स टू बी हाइपर एक्टिव, और वी डोंट वांट आवर टी सेल्स टू बी ओवर एक्टिव, ठीक है। तो हल्दी इस वजह से जो है ना वो नहीं लेनी है। और स्पाइसेस में एक और चीज़ है अदरक। अदरक अगर आप एक तो मॉडरेशन में यूज़ करनी है, अदरवाइज अदरक इज़ ग्रेट फॉर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, इन्फ्लेमेशन, इट इज़ एन एंटाइसेप्टिक, कोल्ड, फ्लू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन अदरक मॉडरेशन में लेनी है, ठीक है। आगे कुछ रेसिपीज़ मैंने बतानी है 7-8, उसमें मैं बताऊंगी। लेकिन अदरक आपके पास जो है वो आपने फ्रेश लेनी है, आपने ड्राइड अदरक नहीं लेनी है। मस्टर्ड सीड्स सिर्फ वो लोग, सिंस अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स ऑल अराउंड द ग्लोब, ठीक है। तो अभी आजकल मेरे कनाडा में काफ़ी पेशेंट्स चल रहे हैं, तो अब जहाँ पे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ पर आजकल स्नोफॉल हो रही है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मस्टर्ड सीड ले सकते हैं बहुत कम अमाउंट में, और येलो मस्टर्ड सीड को प्रेफर करें, ब्लैक मस्टर्ड सीड को ना लें। और जो हमारे पाकिस्तान के लोग हैं वो तो मस्टर्ड सीड को बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। और इसके बाद अच्छा, इन जनरल ना आप ये याद रख लें, देयर इज़ अ टर्म मैंने पढ़ी थी कहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ी काबिल न्यूट्रिशनिस्ट है, उनकी कोई बुक है, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि फ्रिज फूड्स आप ना लें। सो F फॉर फ्राइड फूड, R फॉर रिफाइंड फूड, रिफाइंड शुगर सॉरी, E फॉर एग्स, D फॉर डेयरी एंड G फॉर ग्लूटेन। अब फ्राइड फूड्स आपने क्यों नहीं लेने हैं, हम कहाँ पहुँचे हैं जी, हाँ हम यहाँ हैं। फ्राइड फूड्स आपने इसलिए नहीं लेने हैं क्योंकि फ्राइड फूड्स में आपके पास जो है अब जितने भी वेजिटेबल्स ऑयल है आपके पास, सनफ्लावर ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, कैनोला ऑयल, सब बकवास, सब आपके पास बॉडी में जो है ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन करते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ स्किन सेल्स को डैमेज करती हैं, आपके पास कैंसरस केमिकल्स को ज़्यादा बढ़ाती है। मोर ओवर इसमें MSG होता है विच इज़ एन एडिक्टिव सब्सटेंस एंड इज़ बैड। रिफाइंड शुगर, चाहे वाइट शुगर है चाहे ब्राउन शुगर है, ब्राउन शुगर इज़ नथिंग बट वाइट शुगर मिक्सड विद मोलासिस टू मेक इट सॉफ्टर। और वाइट शुगर को मोर ओवर वाइट करने के लिए ब्लीचिंग के प्रोसेस से भी गुजारा जाता है। मैंने अभी बताया कि शुगर आपके पास कितनी बुरी है। आपके पास जितने भी पैकेज प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपके पास चाहे ऑर्गेनिक शुगर लिखा हुआ है, वाइट शुगर लिखा हुआ है, बीट शुगर लिखा हुआ है, मैं कहती हूँ कॉर्न शुगर लिखा हुआ है, केन शुगर लिखा हुआ है, शुगर सिरप लिखा हुआ है, आपने उनमें से कुछ भी नहीं लेना। शहद की मैं आज तक बहुत तारीफें कर चुकी हूँ, लेकिन एक्जिमा के पेशेंट्स ने शहद नहीं लेना। स्वीटनर 2 एक्जिमा के पेशेंट्स यूज़ कर सकते हैं, या तो आप स्टीविया यूज़ कर सकते हैं क्योंकि स्टीविया आपके पास प्लांट बेस्ड होता है, तो जो आपकी बॉडी है ना वो उसको एज ग्लूकोज परसीव नहीं करती। तो एज लॉन्ग एज आपकी बॉडी उसको एज ग्लूकोज परसीव नहीं करती, इसका मतलब है वो आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेगा, इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स ज़्यादा नहीं करेगा। क्योंकि याद रहे जो शुगर है आपके पास वो आपके पास इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स जो है वो ज़्यादा कर देती है, तो इट इज़ बेसिकली एन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। और दूसरी आपके पास जो आप स्वीटनर ले सकते हैं दैट इज़ मेपल सिरप, वो भी अगर किसी ग्रोसरी स्टोर से आपको 100% ओरिजिनल मिल रहा है तो। अब हम आ जाते हैं एग्स की तरफ। एग वाइट जो होती है ना उसमें आपके पास एक सब्सटेंस होता है जिसको आप कहते हैं लाइजोसाइम। ये लाइजोसाइम जब चूजे अंडे से बाहर निकल रहे होते हैं शेल से, उनको बड़ी हेल्प करते हैं क्योंकि उनको शेल तोड़ने में मदद करता है। सो इट इज़ गुड फॉर द चिक्स बट इज़ नॉट गुड फॉर पीपल विद एक्जिमा। क्यों? क्योंकि यही लाइजोसाइम आपके पास क्या करता है, एक्जिमा के पेशेंट्स में ऑलरेडी लीकी गट होता है, ठीक है, तो ये उसमें मजीद होल पंच करता है, फिर वही आपके पास फूड और टॉक्सिन्स ब्लड स्ट्रीम में निकलते हैं। इम्यून सिस्टम क्या करता है, उनको मार्क कर देता है। अब इम्यून सिस्टम उनको मार्क कर देता है, अब हम वो खाना खाएंगे जो टॉक्सिन्स आपके पास पंच करेगा, तो वो मार्कर्स जो हैं वो ट्रिगर हो जाएंगे। तो फिर जब हम अंडे खाएंगे क्योंकि उसके मार्कर्स हमारे पास ब्लड में पहुंच चुके हैं, इम्यून सिस्टम ने उसको मार्क कर दिया हुआ है, तो अंडा खाते ही हमारी बॉडी में एक्जिमा का इतना गंदा फ्लेयर अप होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद आपके पास डेयरी आ जाती है। वही प्रॉब्लम जो आपके पास एग्स के साथ है वही प्रॉब्लम आपके पास डेयरी के साथ है कि डेयरी का जो शुगर होता है लैक्टोज, वो भी आपके पास इंटेस्टाइन की लाइनिंग में जो होल्स हैं उनको पंच कर देता है, और वही फिर इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। इवन कि जो लैक्टोज फ्री दूध है वो भी आपने नहीं लेना क्योंकि वो आपके पास प्रोसेस्ड फूड्स के अंदर आ जाता है। बल्कि आपने कोई भी प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना क्योंकि उसमें कलर्स, केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स और ये सब चीज़ें होती हैं, एंड ऑल ऑफ दीज आर वेरी बैड फॉर एक्जिमा। याद रखिए आर्टिफिशियल फ्लेवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्जिमा, जैसे ग्लाइसीमिक इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्जिमा। जितने भी आपके पास पैकेज फूड्स हैं, मैन मेड फूड्स हैं, आपने नहीं लेने। ईट होल फूड्स मेड बाय अल्लाह पाक, ईट होल फूड्स मेड बाय गॉड एंड दैट टू इन मॉडरेशन, यानी कि आपने उसको मियाना रवि के साथ लेना है। मोरओवर हमारे पास बहुत सारे होल फूड्स हैं जिनके ऊपर पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स जो हैं वो टॉक्सिन्स जो हैं वो स्प्रे किए होते हैं,
सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन योर सिलेक्शन ऑफ होल फूड्स एज वेल। और जितने भी, अगर फिश इज़ गुड, ठीक है, समटाइम्स सी फूड कैन ट्रिगर द सिम्टम्स, बट फैटी फिश इज़ गुड। लेकिन फिश जो है वो आपके पास वाइल्ड फिश होनी चाहिए, वो आपके पास फार्म फिश नहीं होनी चाहिए, वो आपके पास फैक्ट्री फिश नहीं होनी चाहिए। ये जो फार्म और फैक्ट्री फिश होती है इसको बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दिए गए होते हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, ये आपके पास क्या करते हैं कि ये आपकी बॉडी में, वही फिर से आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं और आपकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स हो जाते हैं। और एक और कोशिश आप ये करें कि आप ख़ुद भी ज़रूरत के बगैर एंटीबायोटिक्स जो हैं वो मत लें, क्योंकि वो फिर आपके जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, आपका जो गट का फ्लोरा होता है, गट का जो बैक्टीरियल बैलेंस होता है, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, उसको इम्बैलेंस करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। और गट हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्जिमा के पेशेंट्स में। अनलेस एंड अनटिल आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है तो आपने जो एंटीबायोटिक है वो आपने नहीं लेना है। शुगर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, शुगर एक तो आपके पास इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा करता है, और शुगर जो है ना वो आपकी बॉडी में, आपके गट में बैड बैक्टीरिया को फीड करता है। इससे जो शुगर है वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है। ग्लूटेन की हम बात करते हैं, व्हीट जो होती है ना, व्हीट में आपके पास एक सब्सटेंस होता है जिसमें एबिलिटी होती है, जो इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं ना, ये एक दूसरे के साथ जिन जंक्शन से ज्वाइंट होते हैं इनको आप गैप जंक्शंस कहते हैं। जो व्हीट होती है वो आपके पास इन गैप जंक्शंस को तोड़ देती है, तो फिर आपके पास जो लीकी गट है वो डेवलप हो जाती है। आप ग्रॉसरी में जाएंगे, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स देख के बहुत ज़्यादा एक्साइट ना हो जाएंगे, बिकॉज उनमें से जो मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं वो फ्राइड होते हैं, या उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, या उसमें शुगर होते हैं, तो वो भी आप में प्रोसेस फूड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। इससे आपने उनको बहुत ज़्यादा स्मार्टली जो है वो आपने उनको सिलेक्ट करना है। अच्छा, मैं बात करना चाहूँगी कुछ बेवरेजेस जो कि बहुत बुरी हैं आपके पास एक्जिमा के लिए, जिसमें सबसे पहले आपके पास सोडा आ जाता है। उसमें शुगर तो होता है, ये प्रिजर्वेटिव्स तो होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड भी होता है। हमें बॉडी में एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं चाहिए। एंड देयर इज़ अ वेरी डेंजरस डाई जिसको आप कहते हैं रेड 40। ये रेड 40 जो होती है ना आपके पास, व्हाट डज इट डू? ये रेड 40 आपके पास, so I'm so sorry, there was a disturbance in the background, my nephew was playing, so I'm back. या वे वॉज आई, आपके पास जो आपने कैफिनेटेड बेवरेजेस हैं, ठीक है, कैफिनेटेड बेवरेजेस जो होते हैं, मैंने अभी आपको बात की थी कि जो ऑटोइम्यून डिजीजेज होते हैं वो आपके पास दो टाइप्स के होते हैं, या तो वो TH1 डोमिनेंट होते हैं या TH2 डोमिनेंट होते हैं। तो ये TH2 डोमिनेंट डिजीज़ है, जिस तरह आपके पास हल्दी जो है वो TH2 डोमिनेंट डिजीज़ को वर्सन करती है, उसी तरह आपके पास जो कॉफ़ी है वो भी TH2 डोमिनेंट डिजीज़ जो हैं उसको वर्सन करती है। TH2 डोमिनेंट आपके पास कॉफ़ी किस किस चीज़ में आ जाती है? कॉफ़ी में तो आई जाती है, ब्लैक टी में तो आई जाती है, दूसरी मिल्क टी में भी आ जाती है, ग्रीन टी में भी आ जाती है। आपके पास जितने भी चॉकलेट्स हैं उसमें आपके पास कैफ़ीन आ जाती है। और आपके पास जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स पर तो इंशाल्लाह मैं एक सेपरेट वीडियो करूँगी कि वो कितनी बुरी हैं और उनकी कितनी ज़्यादा मतलब गलत मार्केटिंग हो रही है। एनर्जी ड्रिंक्स में आपके पास शुगर भी होता है जो कि आपके पास एक्जिमा को वर्सन करता है, और वैसे भी सेहत के लिए बुरा है। और आपके पास कैफ़ीन का भी अच्छा खासा डोज और पंच होता है जो कि आपके पास जो एक्जिमा है उसको वर्सन करता है। इसके अलावा दूध की तो मैं, डेयरी की मैं बात कर ही चुकी हूँ कि डेयरी आपने नहीं लेनी क्योंकि वो भी ड्रिंक पे आ जाती है। जितने भी स्पोर्ट्स ड्रिंक है आपके पास, स्पोर्ट्स ड्रिंक के आप जो भी कलर्स देखते हैं ना, जो भी आप विटामिन ड्रिंक्स देखते हैं, वो किसी हल्दी की वजह से या फिर वो किसी बीटरूट की वजह से नहीं है, बल्कि उसमें आर्टिफिशियल कलर्स डाले हैं। तो एक्जिमा के पेशेंट्स के लिए आपके पास स्पोर्ट्स ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा बुरे हैं। जिन लोगों को एल्कोहल का इशू है, एल्कोहल में आपके पास ग्लूटेन भी होता है, और एल्कोहल में आपके पास शुगर भी होता है, और एल्कोहल खुद भी एक्जिमा के लिए बुरा है। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो आपके पास एक्जिमा के पेशेंट्स के लिए अच्छी जो है वो नहीं है। इसके अलावा आई गेस सोडा पे मैं बात कर चुकी हूँ, और येस, दैट इज़ ऑल अबाउट द ड्रिंक्स। अब मैं बात करना चाहूँगी कि वो फ्रूट्स जो कि आपको एक्जिमा में थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। पपीता, पपीता इज़ अमेजिंग फॉर द पेशेंट्स ऑफ एक्जिमा, बिकॉज पपाया जो होता है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा था कि जो पपीता इट इज़ फ्रूट ऑफ द हेवंस। तो पपीता में जो एंजाइम होता है दैट इज़ पेपेन, इट इज़ अमेजिंगली एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये आपके पास जो इन्फ्लेमेशन, जो सोजिश है उसको कम करता है, ठीक है। अगर आप पपीता, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पपीता ऑल अराउंड द ईयर अवेलेबल होता है। जो लोग पेपेन सप्लीमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, इट इज़ अमेजिंग। पेपेन एंजाइम का आप सप्लीमेंट ले लो और आप उसको यूज़ करें। इसका सैलिसाइलेट कंटेंट भी लो होता है, ये आपके पास गट हीलिंग भी करता है। इसके अलावा एवोकेडो, एवोकेडो में आपके पास विटामिन ई ज़्यादा होता है, इसमें आपके पास ओमेगा 9 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपके पास बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। ऑलिव्स भी आपके पास, जैतून, चाहे वो ग्रीन ऑलिव्स हो चाहे वो आपके पास ब्लैक ऑलिव्स हो, जिन रीजंस की वजह से एवोकेडो अच्छा है उसी रीजंस की वजह से वो भी अच्छे हैं आपके पास। मैंने कहा था सारे सिट्रस फ्रूट्स बुरे हैं एक्सेप्ट फॉर लेमन, सो लेमन इज़ गुड, ठीक है। कीवी जो है आपके पास, कीवी इज़ अमेजिंग बिकॉज उसका विटामिन सी कंटेंट जो है आपके पास ज़्यादा होता है, तो यू कैन यूज़ कीवी। मैं कुछ सब्जियों की बात करना चाहूँगी जो कि अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है एक्जिमा के पेशेंट्स के लिए। सबसे पहले आपके पास आ जाता है कैबेज। स्टेज 1 से लेकर स्टेज 3 जितनी भी आपके पास एक्जिमा की हीलिंग चलती है, ट्रीटमेंट चलता है, इसमें साल डेढ़ लगता है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है।
तो उसमें आपके पास जो कैबेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। कैबेज आपके पास क्या करती है, बिकॉज़ इसमें आपके पास गट हीलिंग की ज़रूरत होती है। गट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग, एक म्यूकस बना देती है जो लीकी गट है उसको कंट्रोल करती है, होल्स को थोड़ा-सा कवर कर देती है। उसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कभी बिंज ईटिंग करते भी हैं, आप चीट मील करते भी हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप रूटीन में कैबेज और जितने भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिसमें आपके पास ब्रोकली आ जाती है, एस्पैरागस आ जाते हैं, ग्रीन लीफी आ जाते हैं, पालक वगैरह आ जाते हैं, केल आ जाता है, केल का भी मैं आगे भी बताऊंगी। अगर आप ये ले रहे हैं तो वो जो म्यूकस लेयर बनी होती है ना, वो जो प्रोटेक्टिव लेयर बनी होती है आंतों के अंदर, वो जो है वो प्रोटेक्ट कर सकती है आपके पास जो आपके टॉक्सिन्स हैं उनको आंतों से ब्लड स्ट्रीम से लीक होने में। तो कैबेज तो आपने ज़रूर लेनी है। मशरूम्स, खास करके इनोकी मशरूम्स, मेडिसिनल मशरूम्स आपके पास बहुत अच्छे हैं स्टेज 1 से 3 थ्रू आउट एक्जिमा के पेशेंट्स के लिए। मशरूम्स में आपके पास सैलिसाइलेट कंटेंट भी कम होता है, हिस्टामीन भी कम होता है। हिस्टामीन जो है वो आपके पास किसी भी ऐसे पेशेंट में जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी ऑर्डर है या जिसमें इम्यून सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव है, आपको वही खाने लेने चाहिए जिसमें हिस्टामीन कम हो, क्योंकि अगर हिस्टामीन ज़्यादा होता है तो फिर इन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को आपके पास ज़्यादा करता है। नेक्स्ट आपके पास जो अच्छी है केल। केल ओके ओके, आई वांटेड टू टॉक अबाउट केल। केल जो होती है ना वो बड़ी बिटर और वो बड़ी क्रंची सी होती है। उसको खाने का तरीका क्या होता है कि उसको ऑलिव ऑयल या किसी भी तेल से थोड़ी देर मसाज कर दें, जैसे वो पूरे दिन की बहुत थकी हुई है। उसके बाद उसकी बिटरनेस और उसकी ज़रूरत से ज़्यादा जो अकड़पन होता है, जो क्रिस्पीनेस होती है, वो भी कम हो जाती है। और केल स्टेज 2 और 3 के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। स्वीट पोटैटो, यस स्वीट पोटैटो इज़ अमेजिंग। विटामिन के और मिनरल कंटेंट तो इसका ज़्यादा है ही, ठीक है। विटामिन ए कंटेंट इसका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, स्किन की रीजनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये स्टेज 1 के जो आपके पास पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और पक्की हुई शलजम, पक्की हुई शलजम ये आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, मैं ना बात करना चाहती हूँ सप्लीमेंट्स जो कि बहुत ज़रूरी है और मैंडेटरी आपके पास एक्जिमा के पेशेंट्स ने लेने होते हैं। पहले मैं बता दूं कि आइडियली आपको कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कम से कम आपको कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। सबसे पहले तो 3 चीज़ें, ग्लूटामीन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, ठीक है। मेरी वीडियो आप लोगों ने रिकॉर्ड कर लेनी है, बैठ के नोट्स बना लेने जो एक्जिमा के पेशेंट्स हैं, और ये आपने लिख के लेके चले जाना है सप्लीमेंट की मार्केट में। ग्लूटामीन आपने दिन के टाइम, ये तीनों आज तक मुझे नहीं पता कि अगर किसी सप्लीमेंट में इकट्ठे अवेलेबल आए हों ये तीनों केमिकल्स, लेकिन अगर इकट्ठे आ जाए तो बहुत अच्छे है, वरना ग्लूटामीन, सिस्टीन और ग्लाइसिन अलग अलग मिल जाता है। ग्लूटामीन और सिस्टीन आपने सुबह लेना है, ग्लाइसिन आपने रात को लेना है, इससे आपको नींद भी है अच्छी आती है, ठीक है। नंबर 2 आपके पास जो स्टेज 1 के पेशेंट्स हैं, एक सप्लीमेंट होता है मिल्क थिसल, वो उन्होंने ज़रूर लेना है, क्योंकि स्टेज 1 के जो पेशेंट्स होते हैं इन्फेक्शन नया नया होता है आपके पास, तो लिवर जो है क्योंकि वो बहुत ओवर बर्डन हुआ होता है, तो ये लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नंबर 3 प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स इन्फ्लेमेशन भी कम करेंगे, डाइजेशन भी अच्छी करेंगे, बॉडी में बैड बैक्टीरिया भी कम करेंगे, इम्यूनिटी भी तेज करेंगे, तो प्रोबायोटिक्स तो मैंडेटरी है। नंबर 4 विटामिन डी दिन में 2 बार लेना है, प्रोबायोटिक भी दिन में 2 बार लेना है, एक सुबह नाश्ते के बाद, एक रात के खाने के बाद। मिल्क थिसल एक दोपहर के खाने के बाद लेना है, एक रात के खाने के बाद लेना है। और अब हम आगे ओमेगा 3 विटामिन डी पे, विटामिन डी भी दिन में 2 बार लेना है, ठीक है। अगर आप फैटी फिश वगैरह खा रहे हैं और तो फिर आपको विटामिन डी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या अगर आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट ले रहे हैं, ठीक है, जो ओमेगा 3 सप्लीमेंट होता है ना, उसमें यूजली आपके पास विटामिन डी जो है वो एडिड होता है, अगर आप वो नॉन वेजन सोर्स से यानी एनिमल सोर्स से लेते हैं, यानी अगर आप वो फिश लिवर ऑयल या कॉड लिवर ऑयल से लेते हैं, तो यूजली उसमें आपके पास इंक्लूडेड होता है विटामिन डी। तो इसके अलावा मिनरल्स में आपको जिंक और सेलेनियम सप्लीमेंट ज़रूर लेने हैं, और ये आपको फिर दिन में 2 बार लेना है, एक सुबह नाश्ते के बाद, एक रात के खाने के बाद, बॉडी को जो है आपके पास डिटॉक्स करने के लिए। इसके अलावा मोस्टली आपके पास जो एक्जिमा होता है वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो आपने एक डिटॉक्स आता है यीस्ट एंड फंगल डिटॉक्स, ठीक है, तो वो आपने ज़रूर लेना है अगर आपको फंगल इन्फेक्शन जो है वो डायग्नोज हो गई है। ये तो हो गए आइडियली वो सप्लीमेंट्स जो आपको लेने चाहिए। अब कम से कम जो आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए वो आपके पास है प्रोबायोटिक मैंडेटरी है, ओमेगा 3 आपके पास मैंडेटरी है। ये वो कम से कम सप्लीमेंट्स हैं जो आपने ज़रूर लेने हैं, बिकॉज बेसिकली हमने अपनी डाइट में ओमेगा 3 का ख्याल रखना है, जो वैसे हम नट से ले सकते हैं, हम सीड से ले सकते हैं एक्जिमा के पेशेंट्स में, हम फैटी फिश से ले सकते हैं। और इसके अलावा आपने विटामिन ए और सी का ख्याल रखना है, जो कि आप कैरेट से ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो से ले सकते हैं, पपाया से ले सकते हैं, मेलन से ले सकते हैं, आप मैंगो से ले सकते हैं, आप स्पिनच से ले सकते हैं, ब्रोकली से ले सकते हैं, कैबेज से ले सकते हैं। विटामिन ई का आपने ख्याल रखना है, जो गेन आप नट्स एंड सीड से ले सकते हैं। जिंक का आपने ख्याल रखना है, जो अगेन आप फिश से ले सकते हैं, आप नट से ले सकते हैं, आप सीड से ले सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें ही हैं बेसिकली जो कि हमने सप्लीमेंट्स में इंक्लूड करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं रेसिपीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे।
मैं बात करना चाहती हूँ कि जब एक्जिमा हील हो जाता है ना, उसके बाद आपने क्या डाइट लेनी होती है। जब एक्जिमा हील हो जाता है ना, तो वो जो एक बुरी चीज़ छोड़ के जाता है वो होती है आपके पास हाइपर पिगमेंटेशन, रेडनेस और स्कारिंग। उसके लिए एक सिंपल रूल है, ठीक है। सिंपल रूल आपके पास ये है कि आपने सुबह के टाइम ग्रीन खाना है, दोपहर के टाइम पर्पल खाना है और रात के टाइम ऑरेंज खाना है। अपना कलर चार्ट रिमेंबर कर लें, ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज। यानी सुबह के टाइम आपने लीफी वेजिटेबल्स लेने हैं, ठीक है, और साथ आप सार्डीन्स भी ले सकते हैं विद बोन्स। सार्डीन इज़ अ फिश जो कि विटामिन डी में भी रिच होती है विद बोन्स, एंड इट इज़ अमेजिंग ड्यूरिंग द हीलिंग फेज ऑफ एक्जिमा। दोपहर के टाइम आपने पर्पल लेना है, तो पर्पल में आप अनार लेंगे, यानी ब्राइट कलर्स। आप पर्पल बेरी, आप बेरीज लेंगे, ठीक है। और इसी तरह रात के टाइम जो है आपने लेने हैं ऑरेंजेस। तो ऑरेंज में इसमें आपके पास वो फूड्स आ जाते हैं जिसमें विटामिन और कैरोटीनॉइड्स हैं, यानी कैरेट्स और स्वीट पोटैटोज। सो दिस इज़ एक्सीलेंट फॉर द हीलिंग फेज ऑफ एक्जिमा। अब मैं रेसिपीज़ की तरफ थोड़ा सा आना चाहूँगी, ठीक है। मैं सबसे पहले स्टेज 1 की रेसिपी की बात करूँगी, क्योंकि इसमें हम हीलिंग की बात कर रहे थे। तो देसी मुर्गी की हड्डियों की यखनी इज़ अमेजिंग। वो लोग जिनको अभी शुरू शुरू में एक्जिमा हुआ हुआ है, उसमें आपने जो सब्जियां डालनी है, जो सारे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जिनका मैंने जिक्र किया है, वो स्वीट पोटैटो वगैरह, ठीक है। और उसमें मशरूम ज़रूर डालने हैं, इनोकी मशरूम्स, वो ऐसे नूडल्स की तरह होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ एक्सेलेंट आपके एक्जिमा के लिए। मैं आपको गर्मियों के लिए एक रेसिपी बताऊंगी, उसके बाद सर्दियों के लिए। मैंगो और मेलन कूलर गर्मियों में आप बना लें और वो रोज़ पिए जो एक्जिमा के पेशेंट्स हैं। आम लिया, मेलन लिया, पपीता लिया, बनाना लिया, थोड़ा सा नींबू का रस लिया, ठीक है, और उसका वो एक शेक और उसका स्लश सा बना लिया और उसको पी लिया। अब सर्दियाँ चूँकि आ रही हैं, तो हॉट चॉकलेट का भी अपना वो चस्का पूरा किया जा सकता है। एनिमल बेस्ड डेयरी नहीं लेना एक्जिमा के पेशेंट ने, प्लांट बेस्ड डेयरी लेना। तो हॉट चॉकलेट आप कैसे बनाएंगे? 100% रॉ ककाओ किसी अच्छे सप्लीमेंट की शॉप से आप लेंगे। अब वो 100% रॉ ककाओ को आप या सोया मिल्क या कोकोनट मिल्क में मिक्स करेंगे और उसमें 100% मेपल सिरप 1 टीस्पून डालेंगे और उसको आप पी जाएंगे। मुरब्बे वाली फीलिंग अगर एंजॉय करनी है तो 2 सेब लेंगे, साथ 1 टेबलस्पून देसी घी लेंगे, थोड़े से कोकोनट फ्लेक्स लेंगे, थोड़ा सा पानी लेंगे, उसको आप थोड़ा सा उसमें मेपल सिरप डालेंगे और उसको आप बना जाएंगे, पी जाएंगे। तो बहुत मज़े का। अगर थोड़ा सा पेट भरना है तो पैनकेक बन सकता है सोयाबीन और फ्लैक्स सीड का। रात को सोक किए सोयाबीन और फ्लैक्स सीड, उसमें थोड़ा सा हल्का सा अदरक डाला, हल्की सी काली मिर्च डाली, हल्की सी उसमें सीजनिंग की, उसमें चावल का आटा, राइस फ्लावर डाला, ठीक है। उसका तवे पे पैनकेक बना लिया और उसका पैनकेक जो है वो आप खा गए। कद्दू जो है एक्जिमा के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, उसका सूप बनाया जा सकता है। कद्दू को ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटा जो है वो पकाकर, ठीक है, उसको निकाल के उसको स्कूप करके उसमें आप थोड़ी सी सीजनिंग मिक्स करें, थोड़ी सी अदरक मिक्स करें और उसमें पानी मिक्स करें और उसको दोबारा पका लें और इसी तरह आपके पास कद्दू का सूप बन जाएगा। मज़े की स्वीट डिश बनाई जा सकती है बच्चों के लिए जिनको एक्जिमा हो। कुकी डोज बार्स बनाए जा सकते हैं। किस तरह बनाए जा सकते हैं कि आप कैश्यू नट योगर्ट बहुत अच्छा है, प्लांट बेस्ड डेयरी आपने यूज़ करना है, कैश्यू नट इज़ गुड। कैश्यू नट योगर्ट आप लें, आप कोकोनट मिल्क लें, आप 100% रॉ ककाओ लें, आप उसमें जो है उसको आप मिक्स करें, ठीक है, और आप उसको वो करें, फ्रीज़ कर दें, ठीक है। और उसके बाद आप उसको बार्स बनाएं और आप उसको तोड़ के खाएं। किनवा का आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, किनवा मील आप किस तरह बना सकते हैं कि आप किनवा बीन्स लें, ठीक है, और आप लें साथ थोड़ा सा फ्लैक्स सीड लें और आप उसमें मिक्स करें थोड़ा सा सोया मिल्क या थोड़ा सा कैश्यू नट योगर्ट मिक्स करें। और जिस तरह आप अपने ओट मील में बेरीज और बनानास डालते हैं, अच्छा बनाना आपके पास अकेला फूड है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, लेकिन वो सारी स्टेजेस के लिए अच्छा है समहाउ। आप उसमें बनाना लें, बेरीज लें, आप उसका मज़े का बना के खाएं। पपीते का आप किस तरह का मज़े का योगर्ट बना सकते हैं, आप पपीता लें, पपीते को स्कूप आउट करें, उसमें आप कैश्यू नट योगर्ट डालें, ठीक है, उसको आप मिक्स करें, उसमें आप थोड़ा सा मेपल सिरप डालें और उसको भी जो है वो आप खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। मैं देखूं कि कोई इसमें ऐसी रेसिपी हो जो मैंने मिस कर दी हो आपके लिए, तो मैं ज़रूर रिपीट करना चाहूँगी। अदरवाइज़ अगर कुछ मिस हो गया तो आई विल अपलोड अ वीडियो अगेन। I think I have covered it all, whatever I wanted to tell. और मोर ओवर स्ट्रेस आप जितना ज़्यादा लेंगे, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उतना ही बैडली अफेक्ट होगा और आपके जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हैं वो उतने ही ज़्यादा होंगे। तो अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और हाँ, मॉइस्चराइज़ करने के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। जितने भी एक्जिमा के पेशेंट्स हैं वो सनस्क्रीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, हाइड्रेटेड बहुत ज़्यादा रहें। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।